हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ना कोई एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है। ये एक टारगेट था इंडिया का या हमारी गवर्नमेंट का कि हमें यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को, कि सभी को एजुकेशन मिल सके। सो उसके लिए उन्होंने अलग अलग अभियान चलाए, एक्ट लेके आए या बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए। उन्होंने उसमें टारगेट रखे अपने, उन्होंने बात की, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया कि हमें यूनिवर्सलाइज करनी है एजुकेशन। सो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई, रमसा और जो भी प्रोविजंस और थे उन चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इस टॉपिक में और भी सब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए भी, बीएड एमएड जो एजुकेशन से रिलेटेड जिस भी फील्ड में हो। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो है क्या, मतलब क्या है। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये एक तरीके से नेशनल गोल एक्सेप्ट किया था इंडिया ने, जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट ने फोकस किया, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने ही एक तरीके से पूरे एफर्ट किए उसको कि हमें ये टारगेट है और हमें इसको अचीव करना है। हालांकि जो हमारी नई पॉलिसी आई है 2020 उसमें भी इस चीज़ को लेके बात की गई है, क्योंकि कहीं ना ये गोल हमने पूरे एफर्ट किए हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है जिससे हम इसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। सो हमेशा इस पे फोकस रहा है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इवन उससे भी पहले से जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है ये मेन गोल रहा है, उनका मेन टारगेट रहा है कि हमें यूनिवर्सलाइज करनी है एजुकेशन। सो आर्टिकल 45 जो है इवन उसमें भी ये डीपीएसपी में ऐड कर दिया गया है। एक तरीके से ये मैंडेट कर दिया गया है कि राइट है हर बच्चे का कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले 6 से 14 साल तक। हालांकि अब थोड़ा एज बढ़ा दी है, 2020 की जो पॉलिसी आई उसमें 18 कर दी है, लेकिन 2020 से पहले तक की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उसमें था कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी, दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना, फ्री एजुकेशन भी है और कंपलसरी भी है कि कंपलसरी उनको एजुकेशन लेनी ही लेनी है, सबका एडमिशन कराना है, सबका रिटेंशन होना चाहिए। सो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो सबके लिए कर दी। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में ना तीन एक तरीके से कुछ भी लगा लो हर्डल्स थी, या हमारे तीन जो मेन यूनिवर्सलाइजेशन है वो थी। अब वो तीन कौन कौन से थे। सो फर्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब जब तक यूनिवर्सलाइजेशन सबके लिए एजुकेशन होगी ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगी, तो लेने कौन आएगा। कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें मिलेगी कैसे। सो सबसे पहले कि हमें प्रोवाइड करानी है। सो इन्होंने सबसे पहले तो प्रोविज़न दिया कि सबके लिए है, वो एजुकेशन है वो फ्री है, कंपलसरी है। दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, कि सभी का एनरोलमेंट कराना है। अब हमें मिल तो गई है वो चीज़ स्कूल में, अब एनरोलमेंट कराना है। इसके लिए बहुत सारी एफर्ट की है गवर्नमेंट ने, टीचर्स की इवन ड्यूटी तक लगाई है कि आप घर घर जाके बच्चों को देखो कोई बच्चा छूट तो नहीं गया है, सबको एनरोल कराओ स्कूल में। देन सबको एनरोलमेंट मिल गया है। उसके बाद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, ये भी कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन वो घर पे रहते थे, छुट्टी रहती, नाम चार एक एडमिशन ले लेते थे, लेकिन मेन हमारा गोल ये भी तो था ना कि रिटेंशन हो, बच्चा स्कूल में रहेगा। रिटेंशन मतलब स्कूल में रह के पढ़ेगा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, वो जो नॉलेज है वो गेन करेगा। रिटेंशन का मतलब उससे है कि बच्चे को रिटेन करो, रोके रखो स्कूल के अंदर। सो ये जो तीन यूनिवर्सलाइजेशन है ये इसके अंदर कवर होते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंदर। सो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारी पॉलिसीज थी उन्होंने इस पर वर्क किया। और क्या है इससे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन मीन्स दैट स्कूल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे उसमें भी पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव आप लिखोगे तो बेसिक ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि 6 से 14 साल तक की जो एज है उसके लिए प्रोविज़न बनाया था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट मीन दैट ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 मस्ट बी एनरोल्ड, सबको एनरोलमेंट मिलना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन रिवेल ए चाइल्ड हु जॉइन प्राइमरी स्कूल, he or she should remain there till he or she complete all their primary education।
रिटेंशन का मतलब ये है कि अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो उसको कंप्लीट भी करनी है अपनी एजुकेशन। ओके, ये है। अब कुछ जो जो एफर्ट्स किए हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये मेन मोटे तौर पे ही बता रही हूँ, जो मेन हमें 3 पार्ट्स करने हैं सर्व शिक्षा अभियान रमसा वाला, वो डिटेल में करेंगे हम। एक एग्जाम्पल है, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन था 1957 में इन्होंने किया था, उसका भी टारगेट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लेके आए थे, इसमें MPPA 1950, 1953 और पंजाब PA जो था 1960 का, उनका भी मेन टारगेट था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। और जो गवर्नमेंट के द्वारा और भी एफर्ट्स हुए हैं, जैसे कोठारी कमीशन ने जब बात की थी तो उनका भी मेन टारगेट था कि जो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन है एटलीस्ट वो उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो, सभी को एटलीस्ट उतनी एजुकेशन तो मिले, उतने अवेयर तो हो जाएं, मतलब थोड़ा पढ़े लिखे हो सब। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जब पॉलिसी बनी थी, उस टाइम पे भी उन्होंने यूई को एक नेशनल गोल की तरह एक्सेप्ट किया था कि मतलब यही हमारा मेन गोल है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी पॉलिसी बनाई थी और इम्प्रूवमेंट करने की बात की थी। तो NEP में भी बात की थी 86 वाले में कि फैसिलिटी, क्वालिटी, ट्रेंड टीचर्स लगाए गए थे। टेक्स्ट बुक जो है वो एक तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी बात की थी, ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। इनइक्वालिटीज़ को हटाने की यहाँ पे बात की गई थी, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ भी एक रोड़ा है यूनिवर्सलाइजेशन होने का, क्योंकि कास्ट सिस्टम था, माइनॉरिटीज़ वाली चीज़ें थी, ST SC वाली जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो वो भी एक बीच का रोड़ा है, तो उनको हटाने की बात की थी कि जब इनइक्वालिटीज़ हट जाएंगी, वुमेन से रिलेटेड भी थी, सो वो हट जाएंगी तो यूनिवर्सलाइजेशन एक तरीके से हो ही जाएगा। सब अगर उनके लिए भी एजुकेशन है, सबके लिए इक्वल एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, तो अपने आप से मतलब एजुकेशन लेने के लिए आगे आएंगे। तो उन्होंने भी इसको नेशनल गोल बनाया। हालांकि हम 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था जैसे जैसे हमने धीरे धीरे आगे टाइम गुजारा है इन पॉलिसीज़ के साथ। अब एक आया था लोक जुम्बिश प्रोग्राम 1992 में आया था, जो कि राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। तो उनका एम भी यही था कि सब बच्चों को एक तरीके से एनरोल करना है, बेसिक एजुकेशन देनी है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आया था 1994 में, उनका भी टारगेट था, मतलब ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे ना एक तरीके से, उनमें इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि नए स्कूल्स ओपन करने हैं, जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे वहाँ पे नए नए स्कूल्स ओपन करने थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना प्राइमरी स्कूल्स के लिए जो था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा फोकस में आई। टीचर का एक तरीके से मास अपॉइंटमेंट हुआ, नए नए टीचर्स वहाँ पे लगाए गए, क्योंकि टीचर की ज़रूरत तो देखो पड़ती ही है। सो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नए नए टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। देन एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये भी चलाया, इसको मिड डे मील के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि 1995 में चलाया गया था। सो एक मिड डे मील वाली जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई, क्योंकि बच्चों को है ना न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से खाए पिएगा, अच्छे लेवल के न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तभी वो पढ़ने पे फोकस कर पाएगा। और जो स्कूल में नहीं आते थे बच्चे, रेगुलर एजुकेशन नहीं ले रहे थे, वो उसी फील्ड के बच्चे थे जो लाइक बैकवर्ड रह गए थे, जिनको कमी थी किसी ना किसी चीज़ की। तो बेसिक नीड जो है वो फूड है, तो कुछ भी लगा लो कि वो एक लालच हो गया, या घर वालों को टेंशन नहीं है कि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको खाना मिल जाएगा, या घर पे अगर खाना नहीं मिल पा रहा है किसी बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन वाला, तो मिड डे मील के थ्रू एटलीस्ट उसको एक टाइम का खाना अच्छा मिल जाएगा। सो ये प्रोग्राम भी चलाया गया यूई वाले गोल को कंप्लीट करने के लिए। फिर एक आया सर्व शिक्षा अभियान, जो कि अप्रूव हुआ था 2000 में, और एनफोर्स किया गया था, मतलब लागू हुआ था 2001 में। सो सर्व शिक्षा अभियान का भी मेन टारगेट था कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है। तो अब देख लेते हैं, हम सर्व शिक्षा अभियान से शुरू करते हैं, और ये 3 हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही रिसेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सो अब उस टाइम पे ये सर्व शिक्षा अभियान था। अभी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो जो भी इन्होंने ऐड किए हैं, लाइक एक तो सर्व शिक्षा अभियान को ही ऐड किया है, एक दो और है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक
लाइक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सर्व सभी को लेके चलना है, सभी के लिए शिक्षा एक तरीके से अभियान चलाया था। अभियान काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। सो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था इसको। इसका मेन वही था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को मिले, और जनवरी 2001 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। पार्टनरशिप किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो थी, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया था यहाँ पे कि सभी का एक तरीके से सभी की पार्टनरशिप थी, सभी के एफर्ट्स थे इसको सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो इसका जो एम था टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलेवेंट एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इन 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010। इनका जो 2001 में आया था ये, तो 2001 में इन्होंने टारगेट बनाया कि 2010 तक 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको रिलेवेंट और यूज़फुल, जो उनके डेली लाइफ में यूज़ आए, वो वेल एजुकेटेड एक बन जाए, अपना दिनचर्या है वो अच्छे से गुजार पाए, एक बेसिक एजुकेशन उनको मिल जाए जो उनके काम की हो। तो वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलनी चाहिए। SSA इज़ एन इनिशिएटिव टू यूनिवर्सलाइज क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब क्वालिटी पे भी इन्होंने ध्यान दिया। इन ए मिशन मोड थ्रू डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये हो रहा था वो चल रहा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइज किया पावर को। जो भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज वगैरह है, छोटे छोटे जैसे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो छोटा एरिया हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा फोकस से काम किया जाता है। सो वहाँ पे ऐसे वर्क हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको काम करने पे इसके ऊपर लगा दिया था। इट्स सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू ब्रिज सोशल एंड जेंडर गैप, मतलब सोशल और जेंडर गैप जो है वो ख़त्म करना था एक तरीके से, जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ वगैरह थी। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग डिलीवरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, एक तरीके से सबको कनेक्ट करके सबका एक कंट्रीब्यूशन हो कम्युनिटी में और इस चीज़ पे काम किया जाए। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे SSA के, वो हम देखते हैं। 2001 में लॉन्च हुआ था, ये हम देख चुके हैं। इसमें क्या था कि सभी चिल्ड्रन को एक टारगेट है, ये ऑल चिल्ड्रंस इन स्कूल, सभी बच्चे स्कूल में होने चाहिए पढ़ने के लिए। एजुकेशन गारंटी सेंटर, एक तरीके से जो एजुकेशन गारंटी सेंटर वो डेवलप हुआ है स्कूल, क्योंकि स्कूल एजुकेशन देगा। अल्टरनेटिव स्कूल्स ओपन किए गए, बैक टू स्कूल जो एक स्कीम थी वो चलाई गई 2003 में। ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007, 2007 तक एटलीस्ट 5 साल की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर ले, और 2010 तक अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो एलिमेंट्री स्कूलिंग है वो कंप्लीट कर ले। ये इन्होंने टारगेट रखे थे। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ, एक तरीके से एजुकेशन फॉर लाइफ वाली जो क्वालिटी है वो मिले। ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007, जो भी गैप्स हैं जेंडर लगा लो या सोशली तौर पे जो भी गैप्स हैं वो 2007 तक प्राइमरी स्टेज पे एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, एक ब्रिज बन जाए, क्योंकि एजुकेशन ही वो ब्रिज है जो इनको ख़त्म करेगा। यूनिवर्सल रिटेंशन की बात की थी इन्होंने 2010 तक, हालांकि ये एम्स हमारे यहाँ वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार हुआ था। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ऐसे कि वो देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट किया था इन्होंने टीचर्स का, इक्विपमेंट्स वगैरह, मतलब एक तरीके से जो भी माइक्रो प्लानिंग पे ध्यान दिया था। हाउस होल्ड सर्वेज किए थे, घर घर जाके बच्चों को पिक करना कि तुम्हारा बच्चा पढ़ना चाहिए, समझाना एक एक को। टीचर्स का काफ़ी एफर्ट्स था इसमें। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करवाई गई थी, ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए गए थे, ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सभी लेवल पे दी गई थी कि भाई ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो एम है वो कंप्लीट करना है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया गया था। नए प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे, अल्टरनेटिव स्कूल्स भी खोले गए थे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी। एजुकेशन गारंटी स्कीम्स भी चलाई गई थी, अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशंस भी दी गई थी। अपर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे काफ़ी, हर 1 किलोमीटर में क्या है ये प्राइमरी स्कूल हो, 2-3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल हो, ये वाले टारगेट्स रखे गए थे। कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल क्लासरूम स्कूल्स एंड अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो इन सबसे रिलेटेड ही है। फ्री टेक्स्ट बुक दी गई थी गर्ल्स को, SC/ST चिल्ड्रंस को दिए गए थे, और ट्रांसपोर्ट के लिए उनको साधन भी दिए जाते रहे हैं टाइम टू टाइम। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर किया गया, मेंटेन किया गया कि बच्चे और ज़्यादा मतलब पढ़ सके, एक तरीके से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। यूनिवर्सलाइजेशन करना है तो हमें कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स है जो प्राइमरी स्कूल्स में, उनको अपग्रेड किया गया एक तरीके से, और नए प्राइमरी स्कूल्स को सेट किया गया, खोले गए। ओके,
जिस एरिया में नहीं थे उस एरिया में नए स्कूल खोले। कंट्रीब्यूशन क्या है एसएससी का, तो एसएससी की वजह से एक तो इजी एक्सेस हो गया, नए नए स्कूल खुले हैं, सबको अपने आसपास ही स्कूल्स मिल गए हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल गई है, तो एक तरीके से आराम से एक्सेस था, सब एजुकेशन ले सकते थे। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स की फिजिकल फैसिलिटी इन द सेंस जैसे वॉशरूम वगैरह हो गए, पानी की जो दिक्कत होती है, क्लासरूम हो गई है, छाया होती है, एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हर फिजिकल फैसिलिटी एक बच्चे के लिए प्रोवाइड की गई थी। रैपिड इंक्रीज इन एनरोलमेंट में काफ़ी रैपिड इंक्रीज हुआ क्योंकि इतने एफर्ट्स जो किए गए थे। रिटेंशन हुआ स्टूडेंट्स का, लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुई 14 साल तक के बच्चों में, और क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगी सभी को। हेल्पफुल फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी है, और लाइक कंपलसरी है तो उनको बच्चों को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा, तो उनका जो एक वो था ना, बहाना था या कुछ भी लगा लो, एक मजबूरी थी कि हम बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि इतना पेरेंट्स नहीं कमाते कि फ़ीस भर सके बच्चे की। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनकी प्लेट में सब कुछ परोस के दे दिया कि बस तुम्हें बच्चे को भेजना है और उसको यहाँ पे आके खाना है। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर एंड देयर प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया, लाइक इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है उस पर काफ़ी फोकस किया गया। टीचर की क्वालिटी को काफ़ी अपग्रेड करने की कोशिश की गई यहाँ पे। ओके से ये हो गया है हमारा सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। अब देखते हैं हम राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था 2009 में, उसको, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, उसका भी मेन मोटिव जो था वो था यूनिवर्सलाइजेशन करना एलिमेंट्री एजुकेशन का। सो उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था इसका कि ये जो 86th अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2002, उसको इंसर्ट किया था, और उसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया था 21A। सो उसमें क्या बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ये बताया कि बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एज ग्रुप क्या थी वो भी 6 to 14 ईयर रखी, तो उसको ना एज ए फंडामेंटल राइट बना दिया। अब ये क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि इसको फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट के थ्रू बना है, तो आपको ये याद रखना है कि 86th अमेंडमेंट के थ्रू रखा है ये एक्ट 2002, और आर्टिकल कौन सा है 21A। सो ये एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। अब मतलब कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो, या स्कूल में जैसे होता है कि भाई माइनॉरिटीज़ हैं या लोअर कास्ट के हैं उनको ऐसे कि भाई तुम क्लास में नहीं आ सकते हो, तो वो बहाने नहीं चलेंगे। ये फंडामेंटल राइट है, कोई भी बच्चा जाके गवर्नमेंट में जो 6 से 14 साल तक का बच्चा है वो फ्रीली अपना एडमिशन करा सकता है, फ्रीली पढ़ सकता है, उसको सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, देन एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009, वो इसी के थ्रू निकला है, मतलब आर्टिकल 21A से ही निकला है, दैट एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू full time elementary education of satisfactory and equitable quality in formal schools which satisfies certain essential norm and standards। मतलब इक्विटेबल लाइक इक्वलिटी की बात की थी यहाँ पे, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि नामचारा कर दिया बस भाई हो गए एडमिशन हो गया और तुम्हें एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और रेगुलर एजुकेशन लेगा वो। एक आर्टिकल 51 भी है उसमें गार्जियंस के लिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप जो भी गार्जियन या पेरेंट्स है बच्चे का वो एडमिशन कराएं अपने बच्चे का। ओके, यहाँ पे फिर आर्टिकल 21A एंड RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 2010। ये दोनों ही इफेक्ट मतलब कब से लागू हुए 2010 में। एंड द टाइटल ऑफ RTE एक्ट इनक्लूड द वर्ड, मतलब उनका जो टाइटल था RTE का वो क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब फ्री एंड कंपलसरी वर्ड से ही शुरू होता है वो। फ्री एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि उसको कोई फ़ीस पे नहीं करनी बच्चे को अपनी एजुकेशन के लिए, और कंपलसरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई ओब्लिगेशंस नहीं है, लाइक किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, बस उसको उसमें एडमिशन लेना है, कंपलसरी है ये उसके लिए कि अटेंडेंस भी वहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, और एक एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो कंप्लीट करनी है, रिटेन भी करना है स्कूल में। प्रोविज़न क्या थे RTE एक्ट 2009 के कि इसमें ना एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, तो जो एक तरीके से गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या पेरेंट्स लगा लो, तो उनकी एक ड्यूटी बन गई है वो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, मतलब सभी की, क्योंकि डिसेंट्रलाइज की हुई है पावर यहाँ पे, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को एजुकेशन मिले। तो सभी का टारगेट यही था, सभी को उसी के ऊपर काम करना था। इट ले डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्यूपिल टीचर रेस। तो यहाँ पे प्यूपिल टीचर रेशो की भी बात की गई थी, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन प्राइमरी जो बच्चे थे या प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे इन्होंने बात की थी 30:1 की, मतलब 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहेगा। और जो एलिमेंट्री स्कूल था वहाँ पे इन्होंने बात की थी 35:1 कि 35 बच्चों पे एक टीचर रहेगा, कि मैक्सिमम 30 बच्चों पे ही एक टीचर रहेगा। 30 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, 30 से 60 होते हैं तो 2 टीचर हो जाएंगे इस तरीके से। और बेसिक फैसिलिटीज़ की भी बात की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह होने चाहिए। स्कूल वर्किंग डेज़ की यहाँ पे बात की थी। स्कूल वर्किंग डेज़ में आ जाएगा कि जो 200 वर्किंग डेज़ होने चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए और 220 वर्किंग डेज़ होने चाहिए एलिमेंट्री स्कूल के लिए। तो ये बात की थी उन्होंने। टीचिंग वर्क टीचर वर्किंग आवर्स की बात इन्होंने की थी। तो टीचर वर्किंग आवर्स मतलब 45 मिनट का जो है वो होना चाहिए लेक्चर, उसमें प्रिपरेशन टाइम भी आ जाता है, इंक्लूड होता है। सो एटलीस्ट एक जो है लेक्चर वो 45 मिनट्स का होना चाहिए। सो ये आ गया था। एंड 800 दिन जो है, 800 घंटे जो है साल के वो प्राइमरी लेवल पर, और 1000 घंटे जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल पर एक टीचर को देने हैं क्लास में, उनकी क्लास होनी चाहिए, पढ़ाई चलनी चाहिए। मेन प्रोविज़न और क्या क्या थे इसके, इट प्रोवाइड्स फॉर रैशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स बाय इंश्योरिंग दैट स्पेसिफाइड प्यूपिल टीचर रेशो इज़ मेंटेन फॉर ईच स्कूल। मतलब जो भी इन्होंने कहा था उन पे ध्यान रखा इन्होंने। रेदर देन जस्ट एवरेज फॉर द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक तरीके से ना रूरल और अर्बन जो एरियाज़ थे उन दोनों के लिए सेम चीज़ें रखी। और टीचिंग की पोस्टिंग थी वो भी रूरल में भी की, अर्बन में भी की, कि जो पीपल टीचर रेशो है वो जो इन्होंने कागज में लिखा है वो प्रैक्टिकली भी फॉलो हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, की डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट मतलब टीचर का मतलब एक तरीके से दुरुपयोग ना हो उसकी पोजीशन का, उसके टाइम का। कहाँ कहाँ पे हम टीचर का टाइम ले सकते हैं, उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं, सेंसस में लगा सकते हैं, इलेक्शंस होते हैं अगर लोकल अथॉरिटी के वहाँ पे लगा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्स वगैरह में लगा सकते हैं, या कोई डिजास्टर रिलीफ का काम है उसमें हम टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं। अदरवाइज टीचर का रोल कहीं पे भी नहीं रहेगा, वो स्कूल में पढ़ाई, हालांकि ये काम भी काफ़ी हो जाता है। और क्या क्या थे, दैट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर। यहाँ पे अच्छे ट्रेन टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने की बात की गई थी, या जो ऑलरेडी लगे हुए थे उनको ट्रेंड करना था, उनको इन सर्विस प्रोवाइड करनी थी। टीचर्स विद द रिक्वेसाइट एंट्री एंड अकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जैसे अच्छी क्वालिफिकेशन हो, अपग्रेड हो, बेसिक नॉलेज हो हर फील्ड की, ये चीज़ें उन्होंने मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एक बनाया था पूरा। उन्होंने अच्छे से जो एक्ट था वो रिपोर्ट जब दी थी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में उन्होंने टीचर्स की एजुकेशन या टीचर की क्वालिटी पे भी बात की थी। क्योंकि जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी नींव टीचर ही रखेगा, टीचर ही पढ़ाएगा, वही बच्चों को डायरेक्ट करेगा। तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो अच्छा होगा, अच्छी लेवल का होगा, तो बच्चे भी काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ये तभी ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा। इन्होंने किस किस चीज़ को रोकने की बात की थी, तो यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट को रोकने की बात की थी, मेंटल हरासमेंट को यहाँ पे रोकने की बात की थी। क्योंकि पहले ना टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी और वो पूरी शिफ्ट हुई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। सो पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड थी तो टीचर एक मेथड यूज़ करता था और वो फोर्स करता था, ये यूँ लगा लो वो उसकी उम्मीद ऐसी रहती थी कि मैं जिस तरीके से या जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ एक उसी तरीके से सारे बच्चे समझने की कोशिश करें। तो बाई हुक बाई क्रुक वो कोशिश करता था कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो बच्चे को दिमाग में जानी चाहिए। तो उसके लिए वो फिजिकल पनिशमेंट भी यूज़ करता था, या कई बार जैसे ज़्यादा फोर्स करते हैं तो एक तरीके से मेंटल हरासमेंट भी होता है। लेकिन जब वो चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड पे पूरी शिफ्ट हुई तो अब क्या था कि मान लो मैंने एक मेथड से पढ़ाया, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मेरा टारगेट वो भी है। हो सकता है अब मैं क्या करूँगी, मेरा मेथड चेंज करूँगी, मैं शायद मैं 2 से 3 4 बार जितनी बार भी मैं रिपीट करना चाहूँ वो रिपीट हो सकता है, लेकिन मेरा मेन टारगेट क्या है, उस बच्चे को समझ में आना। सो चाइल्ड सेंटर्ड पे शिफ्ट हो गया। अब चाइल्ड के अराउंड सारी चीज़ें घूमती हैं, मेथड्स हैं वो चेंज होंगी, वो चाइल्ड के हिसाब से चेंज होंगी। जो करिकुलम बना है वो सब कुछ चाइल्ड के हिसाब से बना है। एग्जाम्पल्स अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो वो मैं चाइल्ड के हिसाब से दूंगी।
सो ये होता है टीचर का रोल अब चाइल्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया। स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो होता था एडमिशन के लिए चिल्ड्रन का, मतलब टेस्ट वगैरह लेके एडमिशन देते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म करने की बात की। फीस जो होती है उसको ख़त्म करने की बात की इन्होंने, कि क्योंकि गवर्नमेंट है वो फ्री और कंपलसरी तो कर ही रही है, तो वो हटा दी इन्होंने। प्राइवेट ट्यूशन है, गवर्नमेंट अगर कोई टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर अगर तुम एक टीचिंग का काम कर रहे हो, सो तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है, बच्चे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसी में अपने पूरे एफर्ट दो और बच्चे में से 100% निकालने की कोशिश करो। ट्यूशन में भी तो तुम वही काम कराओगे, तो यहाँ पे ना मतलब बेनिफिट सोचेंगे टीचर, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे वो, फिर ट्यूशन पे अलग से फीस लेंगे, तो उस चीज़ को बंद करने की यहाँ पे बात की। एंड देन जो स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन चल रहे थे उनको भी इन्होंने बंद करने की बात की, कि ऐसे स्कूल ना हो जो विदाउट रिकॉग्निशन चल रहे हो। आरटी एक्ट प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ curriculum in accordance with the values enshrined in the constitution, and which would ensure all round development of child, building on the child's knowledge, potentiality, talent, making the child free of fear, trauma, anxiety through a system of child friendly and child centered learning। इन्होंने बात की कि हमें करिकुलम कुछ ऐसा डेवलप करना है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो आए बच्चे में, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, एक बच्चा है वो डरे ना, खुल के रहे, एक ज़िंदगी अच्छे से जिए, टैलेंट है उसका वो बाहर आए, ओके, मतलब एंग्जाइटी ना रहे, कोई ट्रॉमा वगैरह ना हो उसको, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो पूरी, एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें उसको देना है जिससे हम वो अच्छे से लर्निंग कर पाए। सो ये मेन प्रोविज़न थे। और क्या क्या थे कि इन्होंने ना नॉर्म्स और स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बनाए स्कूल्स के लिए, कमेटी वगैरह होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, और स्कूल मीटिंग कमेटीज़ वगैरह बनाई जिसमें लाइक जो पेरेंट्स थे उनका भी इन्वॉल्वमेंट रखा, लोकल अथॉरिटी थी उसका भी इन्वॉल्वमेंट रखा, 50% वुमेन के लिए रिजर्व किया कि 50% वुमेन होनी चाहिए एटलीस्ट उस कमेटी में, और मतलब जो भी प्लान वो मैनेज या मॉनिटरिंग होगी उसमें सभी का कोलेब्रेशन होगा, लोकल अथॉरिटी का भी कोलेब्रेशन होगा, जिसमें सभी अवेयर रहे कि स्कूल में चल क्या रहा है। ऑल एडेड स्कूल्स जो थे, मतलब प्राइवेट स्कूल्स जो थी, उनमें बोला कि 50% जो बच्चे हैं वो बैकवर्ड क्लास से होने चाहिए, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, तुम्हें भी उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी है। सो ये उन्होंने रूल बनाया। कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपने देखा होगा ना कि 2010 से पहले वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 5th क्लास जो है, लाइक स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं वो कंडक्ट कराते थे कि जो 5th क्लास है वो बोर्ड होता था, बोर्ड क्लास होती थी, लेकिन इसके बाद में डायरेक्ट 8th क्लास है वही बोर्ड क्लास होती है। सो अब आता है सेकेंडरी एजुकेशन पे, ये प्राइमरी एलिमेंट्री हो गया। अब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या क्या एफर्ट हुए, सेकेंडरी एजुकेशन में 14 से 18 साल तक का ग्रुप आ जाता है। तो जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नाम का एक मतलब उसके लिए एफर्ट किया था, जो कि MHRD के थ्रू वर्क करने किया था, सेटअप किया गया था। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो एक तरीके से बहुत पुरानी है और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि एजुकेशन वाला जो सेक्टर है वो यही कंट्रोल करती है, क्वालिटीज़ वगैरह यही देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड 1920 में, ये पहली एस्टेब्लिश हुई थी, रिवाइव की थी 1935 में, और उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे राजस्थान के श्री घनश्याम तिवारी जी, उसको एक तरीके से इस कमेटी का चेयरमैन घोषित किया गया था, बनाया गया था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो वर्क कर रही थी उसके ऊपर। इसका जो एम था वो था कि एक ब्लूप्रिंट इनको बनाना था जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लाइक अटेनमेंट के लिए क्या एफर्ट करे या किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तरीके से वो इनको बताना था। और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस वगैरह दी या जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो 6 महीने के बाद ही सबमिट कर दी थी, जब ये बनाया तब। तो इन्होंने लाइक क्या क्या बताया, इनके टारगेट क्या थे, कि एक तरीके से इन्होंने 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे। क्या क्या थे वो, यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस होना चाहिए, रिलेवेंस और डेवलपमेंट होना चाहिए, कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड दिए थे क्या टारगेट हो उनके। स्ट्रक्चर और करिकुलर एस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए हमारा। इम्पैक्ट क्या था, एक तरीके से
सोशो कल्चर करेक्टर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव और जो स्ट्रक्चरल कम करिकुलम प्रोविजंस जो है, करिकुलर प्रोविजंस सेकेंडरी एजुकेशन पे, उन पे हमें फोकस करना था। ऑल एट द सेम टाइम थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन में एक सेम होना चाहिए, एक तरीके से जो भी करिकुलम है वो ये सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल कम करिकुलम एक तरीके से स्ट्रक्चर भी, और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी, सोशो कल्चरल करेक्टर्स वगैरह हैं वो भी। द रिलेवेंट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या क्वेश्चन एक तरीके से है इसमें। वट काइंड ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स डज इंडिया वांट टू बिल्ड अप, कैसे सिटीजन्स है जो इंडिया बिल्डअप करना चाहता है, आगे देखना चाहता है। वट इज़ द नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट कैन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफाइंड सिटीजन एट्रीब्यूट्स, मतलब हमें कैसी सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए उन सिटीजन्स के लिए जैसा हम देखना चाहते हैं। विज़न क्या था इनका, प्रोवाइड हाई क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन टू ऑल इंडियन एडोलसेंस गर्ल एंड बॉयज़ टू द एज ऑफ 16, हाई लेवल की एक अच्छी एजुकेशन मिले, हाई क्वालिटी की सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ले 16 साल तक, टारगेट रखा था 2015, और 18 साल तक 2020। ओके, एंड ये जो था, जो भी पॉपुलेटेड एरिया था उसमें स्कूल एजुकेशन, स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल जो थे वो 5 किलोमीटर में होने चाहिए, और हाई स्कूल्स जो थे वो 7 से 10 किलोमीटर की रेडियस में होने चाहिए, ये इन्होंने बोला था। इन द एंड ऑफ 12th प्लानिंग 2017 तक इनका टारगेट था कि हम 100% मतलब एक तरीके से ये जो टारगेट है हमारे वो कंप्लीट कर लेंगे, यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगी 2020 तक, ये टारगेट रखा था कि 2020 तक रिटेंशन होगी हर एक बच्चे के स्कूल में। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी आल्सो मेंशन ह्यूमन बीइंग लिव इन 4 प्लान्स, नेमली फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और स्पिरिचुअल, कि मतलब एक तरीके से इन 4 चीज़ों का डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान में। तो फ्यूचर सिटीजन जो होगा इंडिया का वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेंटली इमोशनली मैच्योर भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव और एक्सप्लोरिंग होना चाहिए। सो ये क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी थी, ऐसा हम करिकुलम बना रहे थे, ये टारगेट लेके चल रहे थे। फिजिकल क्वालिटी है, विल इंक्लूड इंटरनली साउंड, डिजीज फ्री, लॉन्ग लाइफ, फिजिकल स्किल्स एट वर्क एंड प्ले एक्सेट्रा। मतलब फिजिकल जो हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं वो हर तरीके पे हो, साउंड भी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्किल्स, फिजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, खेल कूद में भी, काम में भी, हर तरीके से फिजिकली फिट हो। इंटेलेक्चुअल स्किल्स बात करती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, अब जो पोटेंशियल है बच्चे का एक तरीके से वो बेस्ट लेवल पे पहुंच पाए उनका। इमोशनल क्वालिटीज़ आर द इमोशनल इंटेलिजेंस दैट मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कोऑपरेट सोशल लाइफ एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। इमोशनल क्वालिटी मतलब एक दूसरे के साथ कैसे इमोशंस रख रहे हैं, किस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं रखती हैं। स्पिरिचुअल स्किल्स वुवन अराउंड लाइक लिंकिंग वन सेल्फ टू लार्जर सोशल नेशनल ग्लोबल गोल्स जो थे उनसे स्पिरिचुअल स्किल्स में आ जाएगा ये। प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मतलब इसको करने के लिए। सो एक प्रॉब्लम मतलब किस रीज़न से ये इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम रही कि हम 100% लाइक नहीं वो कर पाए लागू, या अपना 100% जो गोल था वो नहीं कंप्लीट कर पाए। एक तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस की यहाँ पे दिक्कत आई, इक्विटी की दिक्कत आई, जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे तो वो भी प्रॉब्लम थी, क्वालिटी एजुकेशन ना मिलना भी प्रॉब्लम थी, पोवर्टी एक दिक्कत है, अर्ली मैरिज वाली काफ़ी प्रॉब्लम थी, और शूटेबल लॉ और पब्लिसिटी इस चीज़ की नहीं हुई, इसलिए ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया। फिर आया रमसा। रमसा मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था इसका, नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल थ्रू आउट इंडिया। इट वॉज लॉन्च इन मार्च 2009 में ये लॉन्च की गई थी। द स्कीम इंक्लूड द मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग, वेरियस इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग सपोर्ट टू सेकेंडरी एजुकेशन। सो इतना लाइक रिसर्च वगैरह, कंसल्ट वगैरह करके, और मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह था, फंडिंग वगैरह की थी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे रमसा के, कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो थे कि क्वालिटी को एनहांस करना है सेकेंडरी एजुकेशन को, टोटल एनरोलमेंट है
रेट वो बढ़ानी है हमें। 52% थी 2005-06 में और हमें 75% तक लेके आनी है अगले 5 साल में, जो कि टारगेट था 2009 से 2014 तक का। It aimed to provide a universal education for all children between 15 to 16 ईयर ऑफ एज। सेकेंडरी एजुकेशन फोकस में था, तो 15-16 वाला जो ग्रुप था उसको यहाँ पे टारगेट किया गया था। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल, क्वालिटी इंप्रूव करनी थी। जेंडर, सोशो इकोनॉमिक और जो डिसेबिलिटी बैरियर्स थे वो हमें ख़त्म करने थे, क्योंकि सबके लिए एजुकेशन, किसी स्पेसिफिक वन के लिए नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन 2017 तक का टारगेट रखा था इन्होंने, यूनिवर्सलाइजेशन हो, एक्सेस हो सभी के लिए। रिटेंशन का टारगेट रखा था 2020 तक इन्होंने। देन एक्शन प्लान जो था वो क्या था इसका, कि रमसा इज प्लान टू प्रमोट सेकेंडरी एजुकेशन बाय एस्टेब्लिशिंग इन एवरी टारगेट स्कूल द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर था या स्कूल जो था उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। जैसे एडिशनल क्लासरूम्स बनाए, लेबोरेटरीज बनाई थी इन्होंने, क्योंकि उस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे जाके हमें जो साइंस फील्ड की है उसमें लैब की ज़रूरत पड़ती है। लाइब्रेरीज़ का प्रोविज़न किया था, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम्स डेवलप किया था, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए थे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजंस किए गए थे, रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाए गए थे टीचर्स के लिए जो रिमोट एरियाज़ में थे। और स्कूल जो कमेटी थी, स्कूल मीटिंग कमेटी या मॉनिटरिंग कमेटी, वो बनाई गई थी हर एक स्कूल में, जिसमें लोकल अथॉरिटी को भी ऐड किया गया था। एक्शन प्लान क्या था रमसा का, कि ये एम टू प्रोवाइड एडिशनल टीचर टू रिड्यूस स्टूडेंट टीचर रेशो टू 30:1। ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो और भी कम हो जाए, सो इन्होंने एडिशनल टीचर को भी प्रोवाइड किया। फोकस ऑन साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया था। इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स की होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इस पर काफ़ी फोकस किया। साइंस की लेबोरेटरीज होनी चाहिए, आईसीटी एनेबल एजुकेशन होनी चाहिए, करिकुलम रिफॉर्म होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म होना चाहिए, इस पर भी काफ़ी फोकस किया था। जो 4 मेजर हेड थे वो क्या क्या थे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे इन्होंने बात की थी। सो क्वालिटी कैसे इंप्रूवमेंट होगी, मान लो हम साइंस लेबोरेटरीज वगैरह है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, प्रमोशन ऑफ योगा एज वेल एज सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस ओलंपियाड, मतलब इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने स्कूल्स में। और ओलंपियाड वगैरह की जो एक तरीके से इतना क्रेज़ है ना, वो वहीं से आया है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इनपुट। जो टीचर्स थे एग्जिस्टिंग उनको इन सर्विस ट्रेनिंग वगैरह दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराया गया, रिसर्च पे काफ़ी वर्क किया गया। दूसरा आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट मतलब एक तरीके से फैमिलराइज कराया गया कि थोड़ा मतलब सीखे बच्चे भी। फंडिंग सपोर्ट करी गई कंप्यूटर एजुकेशन को लेके, स्ट्रेंथन एंड रीओरिएंट किया गया स्टाफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में, एंड देयर वुड बी ए डिजिटलाइजेशन ऑफ SIET एंड वीडियो कैसेट्स, पार्टनरशिप्स वगैरह की गई NGOs के साथ। ओके, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन बाय SIET। तो ये है कि पूरा बात की इन्होंने ICT के ऊपर फोकस करने की, इंटरनेट से भी मतलब कनेक्ट हो बच्चे, कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है उनके थ्रू भी बच्चे सीखे। और क्या था, एक्सेस एंड इक्विटी। इसमें था कि ये मतलब सिर्फ प्रोवाइड करने पे ही फोकस नहीं कर रही थी, ये कर रही थी कि जो ट्राइबल शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप है, माइनॉरिटीज़ हैं, गर्ल्स वगैरह हैं, मतलब जो भी पिछड़े हुए हैं उन सबको भी एक तरीके से डिस्पैरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और सबको इक्वल एजुकेशन मिले सेकेंडरी लेवल की, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है वो आड़े ना आए। चौथा क्या था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल पे भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, जिनको हम ऐसे बोलते थे ना कि फिजिकली अगर कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, तो एक तरीके से मतलब हम उनको वो थोड़ा दया भावना से देखते थे कि बस ज़िंदगी काट लेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो मेंटली और फिजिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनको भी राइट है, उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोविज़न्स किए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर था इवन वो स्कूल्स का ऐसा बनाया गया था कि उनके लिए भी इजी हो जाए वहाँ पे जाना। ओके, एंड देन फंड्स वगैरह का क्या था कि फंड्स जो थे इन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल था यहाँ पे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था 11th जो 5 ईयर प्लान था वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75% यहाँ पे प्रोवाइड किया था, और स्टेट गवर्नमेंट जो था उसने 25% यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन किया था। तो रेशियो क्या हो गया, 75:25। ओके, सो ये हमें याद रखना है।
अचीवमेंट्स क्या क्या थी अब रमसा की। रमसा काफ़ी पॉपुलर रहा था, इसकी वजह से सेकेंडरी एजुकेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था। सो क्या क्या अचीव किया 15-16 तक। 11,577 न्यू सेकेंडरी स्कूल्स अप्रूव किए गए, 52,750 एडिशनल क्लासरूम्स अप्रूव किए गए थे, 25,948 साइंस लेबोरेटरीज अप्रूव की गई थी, 21,864 कंप्यूटर रूम अप्रूव किए गए थे, 27,428 लाइब्रेरी अप्रूव की गई थी, 31,453 आर्ट और क्राफ्ट रूम अप्रूव किए गए थे, 12,327 ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अप्रूव की गई थी, 5,408 टीचर क्वार्टर अप्रूव किए गए थे और 2,975 मेजर रिपेयर अप्रूव किए गए थे। हालांकि ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन आज की कंडीशन को भी हम देखें तो एजुकेशन जो है वो एक इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है उसके लेवल पे पहुंच पाए। हम आज भी एजुकेशन फील्ड में कहीं ना कहीं पीछे हैं, कुछ ना कुछ कमियों की वजह से दिक्कत आ ही जाती है। सो हमारा मेन टारगेट यही है कि इंडिया जो है वो पूरा एजुकेट हो, अवेयर रहे हर चीज़ को लेके। सो हाँ, अब तक इवन 2020 की जो पॉलिसी है उसमें भी यही टारगेट है कि यूनिवर्सलाइजेशन हो एजुकेशन का। इवन एज ग्रुप भी बढ़ा दिया, 18 तक कर दिया है। सो सब ये टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारा शुरू से ये टारगेट रहा है। सो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। सो क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो और सही लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।